नमस्कार। एशिया की जियोपॉलिटिक्स में ना एक बहुत बड़ी हलचल हो रही है। एक ऐसा नया और पावरफुल गठबंधन बन रहा है जो पूरे महाद्वीप की तस्वीर बदल कर रख सकता है। आने वाले वक्त में ये खबर बार बार सुनने को मिलेगी कि भारत के जो बड़े बड़े डिफेंस सौदे हैं वो अब रूस, अमेरिका या फ्रांस से नहीं बल्कि जापान से हो रहे हैं। और हाँ, इस एक बात से चीन काफी परेशान है। अब देखिए, हाल ही में चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा और उसमें उनके एक्सपर्ट्स ने भारत को एक बड़ी सख्त चेतावनी दी कि इतिहास को मत भूलो। और सच कहूं तो यही चेतावनी इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। यहीं से हमें पता चलता है कि कौन से देश इसमें शामिल हैं और उनके बीच तनाव किस लेवल का है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर चीन को ये चेतावनी देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जड़ें जुड़ी हैं जापान की दशकों पुरानी डिफेंस पॉलिसी में हुए एक बहुत बड़े बदलाव से। एक ऐसा बदलाव जिसकी तैयारी कई सालों से चल रही थी। अब जरा इस बदलाव के स्केल को समझिए। वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान के संविधान ने उन पर मिसाइल या फाइटर जेट्स जैसे घातक हथियार बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। वो सिर्फ रडार जैसे नॉन लीथल यानी कि सीधे तौर पर जान न लेने वाले उपकरण ही बेच सकते थे। लेकिन अब उन्होंने इस नियम को पूरी तरह से पलट दिया है। अब घातक हथियार बेचने की भी इजाजत है। तो अब सवाल उठता है कि भारत का इस पर क्या कहना था? क्या भारत ने चिंता जताई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि भारत ने तो आधिकारिक तौर पर जापान के इस कदम का खुलकर स्वागत किया है। भारत का कहना है कि यह एक बहुत अच्छी खबर है जो एक पावरफुल नई पार्टनरशिप की नींव रख रही है। तो ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि जापान सिर्फ अपने नियम नहीं बदल रहा है, वो अपनी पूरी मिलिट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एक शांतिप्रिय देश से एक मिलिट्री पावर हाउस बनने की तरफ बढ़ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का स्केल समझना हो तो बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। जापान का डिफेंस बजट बहुत जल्द उसकी जीडीपी का 2% हो जाएगा, यानी $66 बिलियन से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये दिखाता है कि जापान अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाने के लिए कितना ज्यादा सीरियस है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? भविष्य के हथियार बनाने में। हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही एडवांस नेवल रेलगन दिखाई। सोचिए, ये एक ऐसा हथियार है जिसे अमेरिका जैसी सुपर पावर भी अब तक परफेक्ट नहीं कर पाई है। और ये तो बस एक झांकी है कि आने वाले 5-10 सालों में जापान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी कहां पहुंचने वाली है। ठीक है, तो जापान तो अपनी मिलिट्री मसल बना रहा है, लेकिन भारत एक ऐसे जापान के साथ पार्टनरशिप करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू यानी भारत का नजरिया समझते हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, भारत को एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर की सख्त जरूरत है। अमेरिका के साथ बड़े आर्म्स डील्स में हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। वहीं जापान एक स्टेबल लॉन्ग टर्म पार्टनर का ऑप्शन देता है। और एक और बड़ी वजह है भारत का खुद का रक्षा बजट, जिसका एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में चला जाता है। तो जापान से एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर मिलना उस गैप को भरने जैसा है। चलिए अब कहानी में वापस चीन पर आते हैं। हमने उनकी चेतावनी तो देखी, पर उनकी आपत्तियों के पीछे की असल वजह क्या है और इसका इतिहास से क्या लेना देना है? तो ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर चीन का तर्क ये है कि जापान का ये कदम पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। उनके मुताबिक इससे हिंसा और टकराव का रिस्क बढ़ता है। और जाहिर है वो ये भी कह रहे हैं कि इसके जवाब में उन्हें भी अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो हुई ऑफिशियल लाइन। असली कहानी इन आधिकारिक बयानों के पीछे छिपी है। चीन के रिएक्शन को पूरी तरह समझने के लिए हमें एक ज्यादा गहरी स्टेट स्पॉन्सर्ड भावना को देखना होगा। बात यह है कि चीन में जापान के खिलाफ एक गहरी नफरत को नॉर्मलाइज कर दिया गया है और इसे अक्सर स्टेट लेवल पर बढ़ावा दिया जाता है। वहां के सोशल मीडिया पर जापान के खिलाफ नफरत देखना एक आम बात है। इसे नफरत की शिक्षा तक कहा गया है, जहां एक नैरेटिव बनाया जाता है कि देश की हर मुश्किल के लिए जापान ही जिम्मेदार है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या इतिहास को यहां एक चेतावनी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर एक हथियार की तरह? तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के कंक्लूजन पर, और वो ये है कि ये जो नया गठबंधन बन रहा है, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये अतीत में हुए इवेंट्स का सीधा नतीजा है, एक ऐसी नई हकीकत जिसे अब बदला नहीं जा सकता। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इस अलायंस को बनाने में सबसे बड़ा हाथ अनजाने में खुद इनके विरोधी का ही है। जी हां, चीन की अपनी आक्रामक नीतियों ने ही भारत और जापान को इतना करीब ला दिया है।
चलिए जरा इस पूरी टाइमलाइन को देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, इसकी जड़ें चीन की आक्रामकता में हैं। कुछ साल पहले चीन ने जापान के द्वीपों पर मिलिट्री प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। फिर 2020 में गलवान में भारत के साथ सीमा पर हिंसक झड़प हुई। इन्हीं सब घटनाओं के जवाब में 2024 में जापान ने हथियारों के एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटा दिया और नतीजा, आज हमारे सामने एक मजबूत भारत जापान डिफेंस पार्टनरशिप खड़ी है। हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और चीन की चेतावनियों पर यह बिल्कुल फिट बैठती है। जो होना था वो तो हो चुका है, अब इन चेतावनियों का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो एक नया गठबंधन तो बन चुका है। भारत और जापान के बीच एक ऐसी डिफेंस पार्टनरशिप की शुरुआत हो रही है जो आने वाले दशकों में भारतीय विदेश नीति का शायद सबसे अहम चैप्टर साबित हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है,